हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा बलानी और आप सभी का वेलकम है। और आज हम करने वाले हैं यूपी मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो है हिंदी का। और स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। सत्र 2021 और 22 का ये दे रखा है आपको मॉडल पेपर और आपको समय सीमा जो है वो दी गई है 3 घंटे 15 मिनट। और टोटल आपका होगा कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। सबसे पहला नोट दे रखा है कि 15 मिनट आपको परीक्षार्थी जितने भी हैं उनको क्या मिलेगा? पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। जो प्रश्न पत्र है उसको आपको पढ़ना है, तो पढ़ते समय ये 15 मिनट क्या यूटिलाइज करना है, जो भी चॉइसेस वाले क्वेश्चंस है उसमें आपको कौन सा पिक करना है, ये सारी चीज़ें देख लेना कि हाँ मुझे कौन सा वाला पिक करना है। जैसे आप गद्यांश की बात करें या पद्यांश की बात करें, कौन सा आप करोगे, कौन से क्वेश्चन में अगर चॉइस है तो आपको कौन सा वाला करना है। तो ये 15 मिनट आपको इसमें देखने हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चन दिए गए। मतलब आपको एक ओवरव्यू लेना है अपने पेपर का और उससे आपको देखना है कि मुझे किस तरह से कौन से पार्ट को कितनी जल्दी कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो ये 15 मिनट आपको इसके लिए यूटिलाइज करने होते हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 1 और इसके भी 5 पार्ट है जिसमें आपको 1 मार्क्स जो भी आपको मतलब नंबर्स हैं वो साइड में आपको गिवन है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। टोटल 70 मार्क्स का है। यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम यहीं पर ही सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम डिटेल में देखेंगे कि उसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। ये बात बहुत ध्यान से देखनी है आपको कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक कथन सही है। ये वाली लाइन सही से पढ़ना कि सही वाला पूछा है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो देखना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो इन 4 में से कोई एक सही होगा, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेला आंचल कहानी विधा की रचना है। ठीक है, जो राइट आंसर है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। यानी राइट मतलब कि यही वाला जो क्या है कथन सही है, बाकी सारे क्या हैं गलत हैं। तो यहां से सही कथन कौन सा है? सही कथन है आपका 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है? तो किसकी आलोचना कृति है? रामचंद्र शुक्ल जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राघेय राघव या फिर रांगे राघव या फिर केदारनाथ सिंह। तो यहां से राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक के नाम लिखना है। मतलब आपको एक रचना, ये सारी रचनाएं दे रखी हैं, उसमें से सिर्फ एक का लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे चारों का लिखूंगी लेकिन आपको वहां पे अटेम्प्ट करना है पेपर में सिर्फ एक का ही लिखना है। तो देखते हैं। फर्स्ट, अथाह सागर, इनके कौन है? इनके हैं जय प्रकाश भारती। ओके, नेक्स्ट है अर्धनारीश्वर, ये है दिनकर जी। नेक्स्ट आता है मेरी असफलताएं, इनके हैं बाबू गुलाब राय। ओके, नेक्स्ट है लहरों के राजहंस, ये हैं आपके मोहन राकेश। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखना, अगर आपको सारे आते हैं तो ऐसा मत करना कि अरे सारे आते सारे लिख देंगे। नहीं, आपको एक ही लिखना है क्योंकि नंबर 1 मार्क्स का ही है तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा, ज्यादा नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए जो आपको अच्छे से कंफर्म हो कि मुझे इसका पता है बिल्कुल पक्के पक्के से, उसका आपको 1 लिख देना है। 1 लिखते 1 नंबर आपकी पॉकेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, यहां से इसका राइट आंसर है। त्यागपत्र किसकी विधा की रचना है? तो त्यागपत्र का ऑप्शन देख लेते हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक या एकांकी। तो यहां से आता है इसका राइट आंसर उपन्यास। क्लियर? तो ये 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस्ड हैं। 5 अच्छे से हो गए, 5 मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको 3 पार्ट दे रखे हैं, तो तीनों पार्ट आपको करने हैं, कोई चॉइस वाली चीज नहीं है क्योंकि नंबर्स भी गिवन है आपको 2 2 1। तो ये तीनों के तीनों पार्ट करने आपको क ख ग। क्या दे रखा है, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखना है। रीति मुक्त, ध्यान से पढ़ना कि क्या दे रखा है, रीति मुक्त दे रखा है, उनके 2 कवियों के नाम लिखने हैं। तो 2 कवि कौन कौन से लिखोगे आप, जो भी आपको याद हैं। मैं आपको 2 से 3 बता देती हूँ ताकि आपको कुछ भी याद रहे तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएंगे, फर्स्ट है घनानंद, ठीक है,
एक है बोधा और एक और है आलम। ठीक है, आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, 3 मत लिख देना, 2 ही लिखना, 2 लिखोगे 2 के मार्क्स मिलेंगे, तो 2 लिखने हैं। नेक्स्ट है छायावाद की 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखने हैं, 2 प्रवृत्तियां। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक आप लिख सकते हो श्रृंगार एवं प्रेम वेदना। प्रवृत्तियां क्या होती हैं कि उस टाइम में जो छायावाद का टाइम था, उस समय किस किस तरह की कविताएं जो थी वो आती थी। एक तो है श्रृंगार एवं प्रेम वेदना, दूसरा आप लिख सकते हो प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, और एक मैं वैसे बता देती हूँ, एक आप लिख सकते हो सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। तो रचनाकार के नाम था, उनका नाम था डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 मार्क्स का है, और आपको इस तरह से याद रखना है, ये आपका जो हिंदी साहित्य है वहां से ये सारा पार्ट आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए गए होंगे, आपको सिर्फ एक करना है, मैं भी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही करवाऊंगी। तो 2 दे रखे हैं, एक तो आपको क पार्ट में दे रखा है जिसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर अथवा में आपको फिर से एक और दे रखा है जिसके भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको हम बाद में करेंगे, अच्छे से जब डिटेल में आंसर देखेंगे तब हम करेंगे। अभी हम वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, हम पेंडिंग रखेंगे, इसको बाद में करेंगे हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। एक तो ध्यान से पढ़ना, इसको क्या क्या दे रखा है। एक तो ससंदर्भ, मतलब ससंदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य करना है, और नंबरिंग भी ऐसे दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कौन सा पार्ट करना है। हमें ध्यान नहीं होगा, हम क्या कर देंगे, व्याख्या कर देंगे, ससंदर्भ ना भी लिखा, काव्य सौंदर्य समझ देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन नंबर्स जो है वो इसी तरह से गिवन है। अगर आप ससंदर्भ करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या किया उसके लिए 4 नंबर है, और काव्य सौंदर्य के लिए क्या है, 1 नंबर है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के फिर आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पद्यांश में आपको 2 चॉइस दे रखी होगी, एक तो आपको कब पार्ट में ये दे रखा है, फिर दूसरा आपको ये दे रखा है, आपको दोनों में से कोई भी एक करना है। तो ये जो 15 मिनट मिलेंगे आप इसमें यही सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करना है। लेखक का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये आपके एक लेखक होंगे, उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का परिचय है और 1 मार्क्स की आपकी उसकी रचना है, उन्होंने कौन कौन सी रचना की थी, तो किसी एक रचना के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, किसी भी एक के बारे में आपको लिखना है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से जो भी आपको आता है उसे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसी का ही पार्ट है ख, तो ये ध्यान रखना आपको क भी करना है, क में से किसी 3 में से किसी एक का करना है जो एक लेखक होंगे, और ऐसे ही ख में किसी एक कवि के बारे में लिखना है, एक कवि का जीवन परिचय। तो आपको एक कवि में से मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सूरदास, इन तीनों में से किसी एक को करना है। तो क और ख दोनों करने हैं, ध्यान से क्वेश्चन को सही से समझ के करना है कि पूछा क्या है, तो ये भी करना है। इसके लिए नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं और ये दे रखा है, इसके लिए नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका मतलब दोनों पार्ट करने हैं, एक लेखक का एक कवि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हम बाद में करेंगे भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से क्वेश्चन फिर से पढ़ना। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखोगे तो होगा क्या, आप सिर्फ एक बार में देख लोगे कि अच्छा ये करना है और हो जाएगी गलती। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 6 में भी कर सकते हो गलती। क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। हम इस चीज का ध्यान ही नहीं देंगे और हम हिंदी में अनुवाद कर देंगे कि अच्छा हिंदी में अनुवाद करना है और करके छोड़ देंगे। नहीं, आपको ये ससंदर्भ लिखना है कि ये कौन सी जगह से, मतलब कौन से पार्ट से लिया गया है, इनके कौन थे लेखक या कवि कौन थे, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। पहली बात तो लेखक ही होंगे, क्योंकि ये कविता के पार्ट में, कविता की तरह नहीं है, पद्यांश की तरह नहीं है। नेक्स्ट है हिंदी में अनुवाद करना है, तो हिंदी में अनुवाद भी करना है और ससंदर्भ लिखना है, और नंबर भी ऐसे ही गिवन है 1 और 3। ठीक है, तो 3 है अनुवाद के लिए और 1 मार्क्स है आपका ससंदर्भ के लिए। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है।
नेक्स्ट आपको या तो ये करना है या तो अथवा में जो आपको चॉइस दे रखी है वो करनी है, इसको भी हम अभी बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक आपको श्लोक लिखना है जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं हो, उसमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है। तो संस्कृत में बहुत सारे श्लोक होंगे, आप कोई भी एक श्लोक जो है आप याद कर लेना, 1 से 2 3 याद कर लेना ताकि आपको याद रहे। कभी मान लो कई बार भूल जाते हैं तो दो श्लोक तो याद कर ही लेना एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो इस पाठ्य पुस्तक जो इस वाले जो प्रश्न पत्र है इसमें नहीं आया हो, तो एक ये लिखोगे तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क का एक ख पार्ट भी है, ये भी आपको करना है। ये आपका संस्कृत वाला जो पार्ट है वहां से, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी आपके संस्कृत वाले पार्ट से ही था, और ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका संस्कृत से ही है। तो यहां से ये हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ख पार्ट की। क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 के करने हैं, 2 के करने हैं। आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बाकी के नहीं देने हैं। तो टाइम वेस्ट मत करना, जो अच्छे से आता हो उसको कर लेना, बाकी को छोड़ देना। 2 ही करने हैं, सारे करने मत बैठ जाना, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, पिता कस्मात उच्चतर अस्ति। पिता जो कस्मात, यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन वाले जो गिवन है वो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे कस्मात दे रखा है, किम, किम, क। आपको इनके आंसर्स लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, सिर्फ 1 वर्ड में आंसर मत लिख देना, अच्छे से पूरा आंसर बना के लिखना। जो भी इसका आंसर है वो मत लिख देना, पूरा आंसर लिखना। कैसे लिखोगे, पिता कस्मात, कस्मात का सही आंसर क्या है, खाद। तो खाद जिस तरह की विभक्ति में दे रखा है उसी तरह की विभक्ति में लिखना है, उच्चतर अस्ति, ओके। और उसके बाद आप क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है ग्रहे सतः मित्रम किम अस्ति। तो ग्रहे, इसका राइट आंसर क्या है, ग्रहे सतः भार्या मित्रम अस्ति, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है लाभेन किम वर्धते। तो लाभेन, लाभ वर्धते, लाभ से क्या होता है, लाभ से लाभ ही होता है। तो लाभेन लाभः वर्धते, ठीक है। नेक्स्ट है दुर्मुख का आसीत। तो दुर्मुख कौन थे, चांडाल, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप दुर्मुख। आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, मैंने सारे ही कर दिए हैं, आपको ओनली 2 पिक करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है ग्रामीणान क उपहासत। तो यहां आ जाएगा नागरिका। तो ग्रामीण नागरिका उपहासत, ठीक है, पूर्ण विराम। तो आपको 2 कोई भी कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, करुण और हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बतानी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये हम अभी करेंगे डिटेल में। उपमा और रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखना है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। कोई भी एक चीज करनी है, या तो करुण करना है या फिर हास्य रस करना है, उनका स्थायी भाव लिखना है और उनकी परिभाषा लिखनी है। उपमा या फिर रूपक दोनों में से किसी एक की परिभाषा लिखनी है, प्लस उसका एक उदाहरण याद करना, उसका एक उदाहरण लिखना है। सोठा और रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताना, या तो सोठा या तो फिर रोला, दोनों में से किसी एक की परिभाषा देनी है और उसका उदाहरण लिखना है। तो 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे इनकी परिभाषा कैसे कैसे लिखनी है। मैंने दोनों ही लिखी है, सोठा की भी लिखी है तो रोला की भी लिखी है। आपको जो वहां पर सिर्फ एक ही लिखनी है, जो भी आपको अच्छे से आती है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसको समझने में हमको गलती होती है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन गिवन ये है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से, आपको किन्हीं 3 से क्या बनाना है, एक एक शब्द बनाना है और उसके लिए एक मार्क्स दे रखा है। तो गलती हम क्या कर लेंगे समझने में, हम सोचेंगे कि अच्छा इसका एक उपसर्ग लेना है और इससे 3 शब्द बनाने हैं। एक हम क्वेश्चन ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ध्यान से समझो क्या बोला है, किन्हीं 3 के मेल से, ये 3 के मेल हैं, 3 आपको लेने हैं और उनसे एक एक शब्द बनाना है। तो 3 ले लेना, कोई भी जो भी आपको सही लगते हैं। जैसे आपने सु से लिया, तो सु से लेते हुए आप कैसे बनाओगे, सु उपसर्ग
ओके, अब इसके साथ आप क्या लगाओगे, मूल शब्द, ठीक है, और नया शब्द लिख सकते हो, या हाँ नया शब्द लिख सकते हो, ठीक है। क्या बनाया, सु में आपने लगा दिया पुत्र और बन गया सुपुत्र, ठीक है। एक एक ही बनाना है ना, प्र से आपको ओनली थ्री करने, कोई भी 3 कर लेना, मैं भी 3 ही कर देती हूँ। प्र से क्या बना सकते हो, प्र लिखा, मूल शब्द आप लिख दो एक बल, तो बन गया प्रबल। नेक्स्ट प्रति से आप बना सकते हो, एक तो बना सकते हो प्रति एक, ठीक है, और बन जाएगा उससे क्या, प्रत्येक, प्रतिदिन, फिर प्रति और दिन, प्रतिदिन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है उप से बना सकते हो उपकार, उपकार, कोई भी 3 करने, हमने स्टार्टिंग के 3 कर दिए। अगर आप चाहो तो मैं आपको पूरे करवा देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस किस तरह से हमको लिखने हैं। लिखना कैसे, ऐसे उपसर्ग, मूल शब्द, फिर नया शब्द, इस तरह से लिखोगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि अच्छा इसने ये वाले उपसर्ग उठाए हैं और इसमें इसने मूल शब्द डाले हैं और इससे नया सार्थक शब्द ये बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 करने हैं और 3 करते आपके 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 करना, तो यहाँ पे हमने 3 उपसर्ग जो है 3 उपसर्ग से बना दिया, ये हो गए हमारे 3 मार्क्स कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाना है। 2 प्रत्ययों के प्रयोग से, इसको भी ध्यान से समझना, क्या दे रखा है, 2 प्रत्यय लेने कोई भी और उनसे क्या क्या बनाना है, एक एक शब्द बनाना है, यानी कि 2 ही उपसर्ग यहाँ से उठाने हैं। तो कोई भी 2 उठा लेना, जैसे आप ना से उठा रहे हो तो लिख देना पढ़ना, बन गया क्या, पढ़ना। इसको भी आप कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको लिखना कैसे, यहाँ लिखना मूल शब्द, क्योंकि उपसर्ग में तो हम आगे उपसर्ग लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे मूल शब्द, यहाँ लिख देना प्रत्यय और यहाँ लिख देना नया शब्द, ठीक है। तो एक पढ़ना हो गया, दूसरा आप पन से बना सकते हो, एक हो गया बच्चा, दूसरा पन बचपन, बचपन, ठीक है। और भी लिख सकते हो अपनापन, ठीक है। नेक्स्ट है एक से बना सकते हो समाज प्लस एक सामाजिक, ठीक है, और ई से बना सकते हो भारत प्लस ई भारतीय। तो कोई भी आपको 2 पिक करने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, एक तो समास का विग्रह करना है, दूसरा समास का नाम भी बताना है, और कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 2 पिक कर सकते हो, जैसे हम ये 2 करते हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले समास का विग्रह करना है, तो सबसे लिखना किस तरह से वो देख लो, लिखना है समास पद, ठीक है, यहाँ लिख देना समास विग्रह। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से दिख जाता है कि आपने कैसे किस तरह से किया है। नेक्स्ट है समास का नाम, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन आपका काम जो है वो दिखेगा कि हाँ आपने किस तरह से लिखा है। तो समास पद में आपने जैसे राधा कृष्ण और सप्तधान्य ये 2 उठाए हैं, तो लिख देंगे राधा कृष्ण। नेक्स्ट है सप्तधान्य, राधा कृष्ण, क्या है, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। और सप्तधान्य क्या है, 7 धान्य का समूह। तो राधा और कृष्ण ये कौन सा समास है, जहां पर क्या होता है, एक दूसरे के या तो ऑपोजिट होते हैं या फिर एक दूसरे के संपूरक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं दाल रोटी, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ऐसे ही हम बोलते थे दिन रात, तो दिन रात क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो या तो ऑपोजिट होते हैं या तो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के संपूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होते। तो राधा और कृष्ण, यहां पर ये कौन सा समास है, जो भी इस तरह की चीज होती है उनको बोलते हैं हम द्वंद्व समास। तो हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट समास जो है जिसमें नंबर्स वाले आते हैं, तो सप्तधान्य, 7 धानों का समूह या 7 धानों का समाहार भी बोल सकते हो। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं द्विगु समास। तो यहां लिख देना द्विगु समास, ठीक है। आपको 2 करने हैं। नेक्स्ट दे रखा है चौराहा, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, चौराहा, 4 राहों का समाहार। तो इसमें भी क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है आपका उत्थान और पतन, ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, विलोम शब्द भी है ये, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा वाला, द्वंद्व समास। तो आप लिखेंगे उत्थान और पतन।
और बन जाएगा ये समास कौन सा है, ये द्वंद्व समास। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घ दे रखा है, ये सभी एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के आपको क्या लिखने हैं, तत्सम रूप लिखने, किन्हीं दो के, सिर्फ और सिर्फ दो के लिखने हैं। तो आप किसी का भी लिख सकते हो इनमें से। तो घर का क्या लिखोगे, घर का तत्सम रूप होता है ग्रह, ठीक है। मानुष का होता है मनुष्य, ओके। नेक्स्ट है गांव का आप लिखेंगे ग्राम, कोई भी दो करने हैं आपको। चांद का आप लिखेंगे चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के आपको क्या लिखने हैं, दो दो पर्यायवाची लिखने। कितने लिखने, किन्हीं दो को लेना है और उसके दो दो लिखने हैं, ठीक है। तो दो दो लिखने हैं कौन कौन से, जैसे आपने ईश्वर, ईश्वर का आप क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हो आप परमात्मा, एक आप लिख सकते हो भगवान, ठीक है। नेक्स्ट है कमल, कमल का क्या लिखेंगे, पंकज, सरोज। नेक्स्ट है फूल, फूल का लिख सकते हैं पुष्प, कुसुम, सुमन। नेक्स्ट है जंगल, जंगल का आप लिखेंगे कानन, विपिन, ठीक है। तो दो दो आपको लिखने हैं, कोई भी दो करने हैं, मैंने चारों ही कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसका है किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद करना है और उसकी संधि का नाम भी लिखना है। तो आपको तो कोर्स में संधि ही यण संधि दे रखी है, तो सारी संधि क्या है, यण संधि ही है। और इसको किस तरह से संधि विच्छेद करना है वो देख लीजिए। कोई भी दो करने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे संधि पद लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहां लिख देना संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, और यहां लिखेंगे संधि का नाम, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे पहला है प्रत्युत्तरम, किस तरह से बनेगा, इसका संधि किस तरह से करेंगे, प्रति जमा उत्तरम, और ये कौन सी संधि है, ये है हमारी यण संधि। नेक्स्ट है स्वागतम, तो इसका क्या बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले स्वागतम, और ये बनेगा सु जमा आगतम, बन गया। ये भी कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। इसी तरह से इत्यादि, इति जमा आदि, इत्यादि, ये भी क्या है, स्वर संधि है। लाकृति, इसका बनेगा ली जमा आकृति, लाकृति, और ये भी क्या बन जाएगी, यण संधि। तो आपको कोई भी दो करनी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क दे दिया, उसके बाद ख में क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। ये क्वेश्चन काफी बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि इसको किस तरह से करना है। तो आप देख लीजिए इसको किस तरह से करना है। आपको कहा गया है कि आपको निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति, विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने कर्म को करने से, जैसे आपको जब भी आप शब्द रूप देखेंगे तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इस तरह से दे रखी होती है ना। सप्तमी के बाद संबोधन दे रखा होता है। तो आपको ये सारी चीजें दे रखी होंगी। अब आपको क्या पूछा गया है, चतुर्थी विभक्ति, उसका आपको कौन सा लेना है, द्विवचन लेना है। तो वचन कैसे होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको माइंड में याद रखना है, जो भी शब्द रूप बोला गया है उस शब्द रूप को ध्यान रखना है, उसको मन में बोलो, या फिर अगर नहीं बोल पाते हो तो कहीं साइड में छोटा छोटा सा जल्दी जल्दी से लिख लो। लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, याद अच्छे से होगा तो आप आराम से अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे कि क्या आएगा इसका। तो करना क्या है, चतुर्थी विभक्ति, उसका क्या लिखना है, द्विवचन लिखना है। या तो आप मधु शब्द लिखो या फिर नदी, इन दोनों में से एक करना है। और ऐसे या तो फल या फिर मती, इन दोनों में से कोई भी एक करना है। एक एक मार्क्स का है, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो मधु शब्द या फिर नदी, दोनों में से जो भी आपको आता है उसकी चतुर्थी विभक्ति का क्या लिखना है, द्विवचन लिखना है। तो उसको कैसे लिखोगे, सीधा आप लिखना मधु या फिर नदी, जो भी आप लिखने वाले हो, क्योंकि पता होना चाहिए आप किसके बारे में लिख रहे हो। तो मधु, मधु का क्या बनता है, जैसे आप मधु शब्द को अगर बोलते हो, मधु, मधुनी, मधुनी, इस तरह से अगर आप बोल के देखोगे तो लास्ट में चतुर्थी विभक्ति है, उसमें आता है मधुभ्याम, ठीक है। और ऐसे ही नदी का नद्याम, नदीभ्याम हो जाएगा।
फल का भी क्या है, सबकी मतलब चतुर्थी विभक्ति का हमको क्या लिखना है, द्विवचन ही लिखना है। ऐसे ही फल का तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलेभ्य, फलाय फलाभ्याम, ठीक है, फलाभ्याम चतुर्थी विभक्ति में क्या आया, फलाभ्याम, फिर फलेभ्य आता है। तो यहाँ से और मति, नदी या मधु, दोनों में से आपको जो आता है, जैसे आपने नदी का लिखना है तो आप लिखेंगे नदी, इसकी चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या हो जाएगा, नदीभ्याम, ठीक है। या फिर फल का लिखोगे मति, जिसका भी लिखो, जैसे मान लो आप फल का लिख लें तो फल का कहता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी द्वितीय हो गए, फलेन फलाभ्याम फलेभ्य ये चतुर्थी होगी, फलात फलाभ्याम, ठीक है, तो हो जाएगा फलाभ्याम। ये कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप एक एक करना है, दोनों में से कोई भी एक करना है। मधु का लिखेंगे तो मधुभ्याम हो जाएगा, मति का लिखेंगे तो मतिभ्याम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ग। निम्नलिखित शब्दों में से किसी भी एक का लेना है आपको। एक का आपको क्या लिखना है, धातु लिखना है, लकार लिखना है, पुरुष लिखना है और वचन लिखना है। सब कितने कितने मार्क्स के हैं, हाफ हाफ मार्क्स के हैं। अगर धातु पता होगी तो आधा मार्क्स उसका मिल जाएगा, लकार लिख दोगे सही तो आधा मार्क्स उसका मिल जाएगा, पुरुष सही लिख दोगे तो आधा मार्क्स उसका मिल जाएगा, वचन लिख दोगे तो आधा मार्क्स उसका मिल जाएगा। मान लो आपने 3 सही किए हैं, एक आपका गलत हो गया तो 1.5 आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये पार्टीशन भी समझ में आए, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज किस किस तरह से मिलने वाली है हमको। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का करना है, तीनों में से किसी भी एक का करना है। जैसे पठ धातु जो है हमको बहुत अच्छे से याद रहती है, अगर पट का ही दे रखा है तब तो आप पट से तो इजीली बना ही लोगे। बाकी पट की तरह अगर पट याद है तो आप बाकी की सारी चीजें भी बना सकते हो। सबसे पहले दे रखा है अहसम, तो अहसम के लिए अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है वो देख लेना। सबसे पहले आप लिख देना शब्द, क्योंकि हमको कोई एक ही करना है ना। शब्द लिख के फिर क्या क्या दे रखा है, धातु, तो आप ऐसे हेडिंग डाल देना। जब आप लिखने का तरीका बता रही हूँ कैसे लिखोगे, धातु, यहां लिख देना लकार, यहां लिख देना पुरुष, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप गैप में आप इस तरह से लिख देना, और वचन। अब आप यहां पे सबसे पहले शब्द लिखना जो भी आपको पिक करना है। जैसे मान लो पठाव लिखते हो, पठाव, विसर्ग दे रखा है, ध्यान से देखना, विसर्ग वाला है ये ना, पठाव। अब आपको देखना है ये पठाव जो है ये कौन सी धातु है। सबसे पहले पठ धातु है तो यहां लिख देना पठ। नेक्स्ट है लकार, लकार कौन सा है, पट्टी पट्ट पटंती वाला है, तो ये हो जाएगा लट लकार। यहां पठ धातु लिख देना। नेक्स्ट है पुरुष, पुरुष कौन सा दे रखा है, अब इसको आपको बोल के देखना पड़ेगा। पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम। तो ये कहां पर आया, ये आया हमारा लास्ट वाला। 3 पुरुष होते हैं, पठती प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और ये कहां से आ रहा है, ना तो प्रथम में आ रहा है ना ही मध्यम में आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है। पठती पठत पठंती 3 हो गए, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव, ठीक है। तो उत्तम पुरुष और उसके कौन से नंबर पे आ रहा है, द्विवचन में, तो यहां लिखोगे उत्तम पुरुष, और कौन सा वचन है ये, द्विवचन। ऐसे ही बाकी का अगर आप देखेंगे तो जैसे अहसम है, अहसम कौन सी धातु है, हस धातु। लकार कौन सा, ये अ वाला जो है ये आता है हमारा लंग लकार, यानी भूतकाल के लिए होता है। अहसत, अहसम क्या है, अहसम जो है ये आपको देखना है, ये हो गया हमारा शब्द, तो हस धातु, शब्द में तो आप ये लिख देना अहसम। धातु कौन सी, अ वाली है, तो ये हमारी होती है कौन सी वाली, हस धातु है। और हस धातु में लकार कौन सा है, लंग लकार है, क्योंकि लंग लकार के लिए बोलते हैं। पुरुष कौन सा लगाओगे, पुरुष ये है। अब आप अगर आपको हस धातु अच्छे से नहीं आती तो पट धातु आती है, पट में आप हस डाल के देख लेना। अपठत अपठताम अपठन, अपट अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, ठीक है। तो अपठम ऐसे ही अहसम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तम पुरुष, और उसका वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन। ऐसे ही अहसिष्यत, हसिष्यत, श्यथ वाला जो होता है वो भविष्य काल में होता है, ये ध्यान रखना। हस धातु आ जाएगी, ठीक है। और लकार कौन सा आ जाएगा, ये हमारा लिरिट लकार हो जाएगा, जो भविष्य काल होता है, लिरिट लकार हो जाएगा। इसका कौन सा पुरुष होगा, ये आपका पुरुष हो जाएगा। जैसे हम पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ, फिर पठिष्यथ आता है, लेकिन पठिष्यथ में जो द्विवचन है उसमें विसर्ग आता है, और जो बहुवचन वाला होता है उसमें विसर्ग नहीं आता है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर विसर्ग दे रखा है तब तो ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष, और उसका कौन सा, द्विवचन। और मान लो यहाँ पे विसर्ग नहीं होता है तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष और उसका बहुवचन, ठीक है। तो विसर्ग की चीज ध्यान रखना, जो विसर्ग वाला होता है वो हमारे किस में आता है, द्विवचन वाले में आता है।
हसीशथ 2 बार आता है, लेकिन जब विसर्ग आता है तो वो द्विवचन वाले में आता है। विदाउट विसर्ग जो है वो आता है आपके किसमें, बहुवचन में। क्लियर। तो इस तरह से आपको सिर्फ कोई भी एक करना है, मैंने आपको तीनों ही बता दिए वर्बली। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घ क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले दे रखा है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से बनाओगे, सबसे पहले आपको लिखना है प्रयाग, तो इसका बनाते हैं प्रयाग गंगा तट पर यानी विभक्ति के साथ है, तो गंगा तटे, ये जैसे फलम फल शब्द होता है वैसे ही बनेगा, फलम फले फलानी, तो आप जब पर के साथ बनाओगे तो गंगा तटे हो जाएगा। गंगा तटे स्थित है को क्या बोलते हैं, अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों क्या करते हो, तुम दोनों के लिए क्या बोलते हैं, त्वम युवाम। ठीक है, युवाम क्या को बोलते हैं, किम। ठीक है, करते हो क्या है, ये ता है, ते है, पट्टी पट्टा जैसा ही है, ऐसे ही करोती जा तो कुरु धातु जो होती है उसकी तरह बनाएंगे। तो करते हो, तो तुम दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, 2 के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे कुरुथ। या आपने अगर अच्छे से अपने धातु रूप अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको इजीली बनाना आ जाएंगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होगी आपके जो अनुवाद है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किन्हीं 2 को करना है, हम सारे ही कर देते हैं। विद्या विनय से बढ़ती है, किससे बढ़ती है, विनय से बढ़ती है, तो लिखेंगे विद्या विनयात बढ़ती है, वर्धती। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा भारत की पवित्र नदी है, गंगा भारतस्य पवित्रम या पवित्र नदी अस्ति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 भी दे रखा है आपको, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, चाहिए वाले कौन से होते हैं, विधिलिंग जो होते हैं, विधिलिंग होते हैं, वहां से बनते हैं। और कैसे बनाओगे, हमें, तो हमें के लिए हम क्या बोलते हैं, अहम आवम वयम। वयम माता पिता को बोलते हैं पित्रो। ठीक है, पितरों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा कुरियाम। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका अनुवाद। तो जो भी आपको इजी लगता है, अगर मैं आपको बताऊं सही से, अगर इजी वाले जो भी आपको 2 पिक करने हैं तो आप इजीली ये वाला जो है फर्स्ट, इसको आप अच्छे से कर सकते हो, कोई भी 2 अगर करने हैं। और एक जो है ये 4th नंबर, ये भी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, भारत की पवित्र नदी है, एज इट इज लिख देना है, बस भारत से बनाना है। तो जो छोटे छोटे जो इजी है, ये भी इजी है सेकंड वाला, तो कोई भी आपको 2 करने हैं आप इजीली कर सकते हो, वैसे तो सारे इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो कोई भी एक आप पिक कर सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है जो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, अब अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। तो आपको ये जो जिसका भी जिले वाइज जो होगा उसको अपने अपने अकॉर्डिंग खंड काव्य मिला हुआ है, आपको उनमें से, जैसे आपको क पार्ट है तो क में से आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है आपको करना है, कितने मार्क्स का है वो, 3 मार्क्स का है। जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखनी है तो आप लिख दीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है, ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने नहीं देखा है उनको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जो हमने लिटरेचर पार्ट नहीं किया। पहला था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दे रखा है, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है उसी तरह से यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबराकर कह उठे तो एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, और ये एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो गद्यांश दे रखा है ये आपको पठित मिलेगा। ठीक है, ये अपठित नहीं है, आपका पठित गद्यांश है, वहां से आया है।
आपको गद्यांश का ससंदर्भ लिखना है, मतलब ये कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है, कौन से इसके जो लेखक हैं वो कौन है, और इस गद्यांश में क्या बताया गया है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश आपको यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट दिया गया है, ठीक है। तो इन रेखांकित अंशों की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है वो बताना है। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस करते जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निधि से उद्धृत है। आपको जैसे हिंदी के गद्य खंड इस तरह से जो चैप्टर है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, पता चल जाता है भाई कहाँ से लिया गया है और किसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश में क्या बताया है, प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति में निहित विभिन्नता में एकता का चित्रण करते हुए लेखक क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि भारतीय वसुंधरा जो है वो धन धान्य से क्या है, परिपूर्ण है। यानी यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ससंदर्भ। उसके बाद आती है व्याख्या। व्याख्या क्या दे रखी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो क्या कहते हैं कि भारत भूमि में इतनी विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशवासी या जो ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप में अनभिज्ञ हैं, मतलब जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो क्या उठते हैं कि वो क्या बैठते हैं कि भारत तो क्या है, एक देश नहीं है, बल्कि ये क्या है, वरन ये तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी जो है किसी भी एक जाति के नहीं है, डिफरेंट जाति के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर रहते ही नहीं है, उन्होंने ऊपर ऊपर से सारा देखा है, अर्थात वो सतह से मतलब सतही दृष्टि से देखते हैं, वे इस बात की गहराई में नहीं उतरते हैं। और निश्चित ही ऐसे लोगों को भारत में भिन्नता, विभिन्नता और अनेकता ही नजर आती है। उनको ऐसा लगता है कि सब लोग जो है वो अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, लेकिन ये भारत क्या है, एकता में बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या है कि भाई विभिन्न प्रांतियों और जो भाषाएं उनके बारे में क्या कहा है कि जिस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों, जनपदों और ग्रामों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, बोली गणना की जाती है, अत्यधिक कठिन है, उसी प्रकार भारत भूमि पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो भी क्या है, भिन्न भिन्न धर्म के, मतलब बोलियां भी अलग अलग है, धर्म भी अलग अलग हैं, और इन धर्मों के कई कई संप्रदायों की गणना करना जो है वो निश्चित या आसान नहीं है। मतलब यहाँ पर भारत में विभिन्न अलग अलग संस्कृति है, और ये भारतीय संस्कृति है जो ऐसी संस्कृति कहीं और नहीं देखने को मिलती है। तो इन्होंने विभिन्न धर्मों और उनके यहाँ बोले जाने वाली बोलियों के बारे में लेखक ने इस तरह से बयां किया है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स लिखने हैं और अच्छे से ससंदर्भ, व्याख्या, वो सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ क्या करनी है, व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। तो हमने देखा था कि 1:3:1 का इसे रेशो था। हमने कौन सा पिक किया है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, एक है विश्राम स्थल, जी जहां से फिर चलता है धारण कर नवजीवन मंडल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे किस तरह से, पहले ससंदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो हिंदी के पद्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित स्वदेश प्रेम, ठीक है, यहाँ पर चैप्टर जो है स्वदेश प्रेम, वहां से लिया गया है। और इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने क्या बताया, भारत के जो नौजवान है उनको निडर होकर मौत का स्वागत करने को कहा है कि आप जो हैं, जो जवान हैं, ये क्या है, मौत का स्वागत निडर होकर करो, क्योंकि ये जो हमारी जो आत्मा है ये सिर्फ क्या होती है, ये नए नए शरीर जो है वो धारण करती रहती है। आप इसमें 1-2 लाइनें और भी ऐड कर सकते हो। व्याख्या क्या कही गई है कि कवि कहते हैं कि हे भारत के नौजवान, तुम निडर होकर मौत का स्वागत करना, क्योंकि मौत से भयभीत होना व्यर्थ है। मौत तो क्या है, एक विश्राम स्थल है जहां जीव कुछ समय के लिए विश्राम करता है और पुनः क्या हो जाता है, नए जीवन में क्या कर देता है, नए जीवन में, नए शरीर में धारण हो जाता है। मतलब ये आत्मा जो है ये हमारी अमर होती है। जो हमारा शरीर है वो तो त्याग देते हैं, लेकिन जो आत्मा होती है वो अमर होती है। वो आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चल जाती है। तो अपने मन पे जो है वो जो डर रखा हुआ है आपने, उस डर को हटा दो, क्योंकि एक दिन सबको जाना ही होता है, और उसको निडरता के साथ अपना जो भी मौत है उसका स्वागत करो। अपनी यात्रा पर चल पड़ता है। और मृत्यु को कवि ने एक सरिता की उपमा दी है, मतलब एक नदी की उपमा दी है। कवि के अनुसार क्या है, मृत्यु तो क्या है, एक नदी है जिसमें जीवन के श्रम से थकी हुई आत्मा जो है वो स्नान करती है और अपना शरीर रूपी जो वस्त्र है पानी में बहाकर नए शरीर को धारण कर लेती। तो उन्होंने पानी के साथ जो है, सरिता जो नदी के साथ है, जो उसकी उपमा की है। ये भी आप चाहो तो इसमें ससंदर्भ जो है वहां पर आप ये लाइन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसका काव्य सौंदर्य, कि काव्य सौंदर्य किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। ठीक है, काव्य सौंदर्य कैसे लिखते हैं। तो
तो काव्य सौंदर्य में बेसिकली लिखना क्या होता है वो आप समझ लो, क्योंकि काव्य सौंदर्य आपको पता होना चाहिए लिखना क्या। तो काव्य सौंदर्य में जो भी आप उस कवि जो पद्यांश जो है उसके बारे में आपको लिखना है कि इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है, कि इसकी भाषा शैली कैसी है, अलंकार कौन से यूज़ किए गए हैं, और इसका रस कैसा है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, कैसा बताया गया इसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें। अभी हमने प्रवृत्ति देखी थी ना कि भाई इसमें जैसे प्रेम सौंदर्य बताया, तो इसमें क्या बताया है, वो सारी चीज़ें आपको काव्य सौंदर्य में लिखनी होती है। तो मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, आप इसमें आपको 3 से 4 लाइनें ही लिखनी है, क्योंकि 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इतना लिख सकते हो। तो क्या दिया गया है त्रिपाठी जी ने कि जो भाषा है वो सरल, सुबोध और खड़ी बोली वाली है। आपकी कविता स्वदेश प्रेम में जो है भारत की प्राकृतिक सुंदरता का सुंदर चित्रण मिलता है। आपकी कविता ओजपूर्ण और माधुर्य गुणों से ओतप्रोत है। त्रिपाठी जी की जो भाषा है वो भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण, सरल और सरस खड़ी बोली वाली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों और समास पदों का भाषा में आधिक्य है और शैली अत्यंत प्रवाहपूर्ण है। राष्ट्र प्रेम और मानवता और नैतिकता का चित्रण हुआ है, जैसे राष्ट्र प्रेम का दिखाया था हमने। काव्य श्रृंगार शांत और करुण रस की त्रिवेणी है, और यहाँ पे जो अलंकार है उनका भी बहुत प्रयोग किया गया। अनुप्रास, रूपक और उपमा और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। तो आपको बेसिकली भाषा सौंदर्य है वो सारा लिखना है कि क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं। तो आप उसमें उसके भाव लिख सकते हो भी कौन कौन से भाव यूज हुए हैं, कौन से अलंकार यूज हुए हैं, कैसी भाषा यूज हुई है, क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें आप काव्य सौंदर्य में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। तो उन तीनों में से हमने जयशंकर प्रसाद को किया है। ऐसे ही निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखा, तो हमने सूरदास जी को पिक किया है। ठीक है, तो इन दोनों का देखते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखें तो क्या है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो वाराणसी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, बाबू शिवरत्न साहू था, और उनके पिता का नाम क्या था, पितामह मतलब दादाजी जो है उनका नाम था, और पिता का नाम था देवी प्रसाद था। और इनकी शिक्षा जो है स्कूली में केवल 8वें दर्जे तक की हुई थी, किंतु घर पर ही उन्होंने कौन कौन सी भाषाएं जो है संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि शिक्षा प्राप्त की थी। वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य, दर्शन शास्त्र के स्वाध्याय से ही इन्होंने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था। इनके नाटक, अब इनकी आप रचनाएं जो भी हैं वो भी लिख सकते हो, कौन कौन सी रचनाएं, जैसे नाटक में उन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु इनके ऊपर लिखा था। फिर उन्होंने इंद्रजाल, आंधी आदि कहानी संग्रह किए। आकाशद्वीप और पुरस्कार कहानियां जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तितली, कंकाल और ये सारे चीजें जो उन्होंने उपन्यास लिखे थे। तो कोई भी रचना का नाम लिखना है, आप इनमें से कोई भी एक रचना लिख सकते हो। इनकी कहानियों में, नाटकों में गहरी भावुकता और कवित्व के दर्शन होते हैं, और ये हिंदी में छायावादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जयशंकर प्रसाद जी का। नेक्स्ट देखते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय। तो सूरदास जी जो थे वो सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति के शाखा के प्रमुख कवि थे। कहा जाता है कि इनका जन्म जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 में वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 विक्रमी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है वो क्या बताते हैं, दिल्ली के निकट सीही गांव में बताते हैं। और इसके अतिरिक्त इनके माता पिता और कुटुंबी जन जो हैं और बंधु बांधव जो हैं उनका भी कुछ पता नहीं है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और ये गौ घाट पर रहते थे और विनय के पद जो थे वो गाया करते थे। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला गान कराने का सुझाव दिया था और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बने गए थे और कृष्ण लीला का गान करने लग गए थे। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इनका जो है लोकोलवास मतलब कि जब इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1583 में, और गोसाई विट्ठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हुआ था इनका निधन। ठीक है, फिर इनकी रचनाएं जो हैं, जो सबसे बेस्ट जो इनकी रचना है वो है सुरसागर, और उसके अलावा इनकी सुरसारावली और साहित्य लहरी जो है इनकी अन्य रचनाएं, आप कोई भी एक रचना लिख सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया हमारा कवि परिचय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। ससंदर्भ भी करना है, हिंदी में अनुवाद भी करना है, टोटल 4 मार्क्स का है। सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, तो आप ससंदर्भ क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, कि भारतीय संस्कृति ही पद से उद्धृत है और इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो क्या बताया गया है कि मानव जीवन का संस्करण संस्कृति है, कि मानव जीवन को जो संवारना है, संस्करण मतलब होता है संवारना या दोषों को दूर करना, क्या है, संस्कृति है। अस्माकम मतलब हमारे पूर्वज जो है मानव जीवन के संस्कृत को महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, हमारे जो पूर्वज हैं वो मानव जीवन के
जो दोष हैं उनको दूर करने का क्या करते हैं, प्रयत्न किया। अकुर्वन् मतलब ये क्या है, हमारा लंग लकार है भूतकाल के लिए, तो किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरण विचारण च अदृश्यं तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। वे, ते मतलब वे हमारे जीवन के संस्करण के लिए क्या करते हैं, अनेक आचार और विचार जो है उन्होंने दिए हैं, दर्शाए हैं, और ये सारी चीजें क्या है, हमारी संस्कृति हैं। ठीक है, तो आप इसको हिंदी अनुवाद कैसे लिखोगे, मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए या उसके दोषों को दूर करने के लिए बहुत महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया है वे सब क्या है, हमारी संस्कृति है। तो इस तरह से आपका ये अनुवाद, ये 3 मार्क्स का, और ये 1 मार्क्स का आपको ससंदर्भ लिखना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इस तरह से आएगा ससंदर्भ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, करुण रस या हास्य रस में से किसी एक की परिभाषा देनी है, उसका स्थायी भाव बताना है, उपमा या रूपक अलंकार की परिभाषा देनी है और या उनका उदाहरण देना है। सोठा या फिर रोला, दोनों में से किसी एक का उदाहरण सहित बताना है। सबसे पहले करुण रस, तो करुण रस क्या है, प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश हो जाने से जो दुख की अनुभूति होती है उसे शोक कहते हैं। और यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। जब हमारी कोई प्रिय चीज जो है वो हमसे चली जाती है, हमसे दूर हो जाती है और फिर वापस कभी ना आए, वो वाली चीज, जैसे हमारा कोई भी संबंध है जिसको हम खो देते हैं, तो उस समय जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है शोक वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव कौन सा है, शोक। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस क्या है, किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हम क्या कहते हैं, हास कहते हैं। अब ये हास क्या होता है, जैसे मान लो आपने किसी की फनी ड्रेस देख ली तो हमको हंसी आ जाती है, ठीक है, किसी ने चुटकुला सुना दिया तो हम जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो उस समय जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो कौन से वाले भाव होते हैं, हास वाले, यानी खुशी वाले भाव होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। अब आप इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हो कि जब कोई हमें चुटकुला सुना देता है तो उस समय हम जो प्रतिक्रिया करते हैं वो हमारा क्या है, हास भाव होता है। अब जैसे मान लो काफी लोग हंसते हंसते क्या करते हैं, ताली मारते हैं, एक को ऐसे धक्का दे देते हैं, हंसते हंसते वो ऐसे गिर पड़ते हैं। तो ये सारी किसी को हंसते हंसते आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, तो ये सारी क्या है, हमारे हास्य रस के समय होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं, जिनको हम परिभाषा में चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये विनोद भाव उत्पन्न होता है, मतलब हंसी वाला जो भाव उत्पन्न होता है, यही हास जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। मतलब उस समय जो ये सारी चीजें होती हैं, अब ये क्या होता है, ये जो संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ये सब चीजें उस टाइम फील होती हैं कि कारण क्या था, फिर उस पर हमने प्रतिक्रिया क्या की, ये सभी भाव मिलकर क्या बना देते हैं, हमारे अंदर एक हास्य रस को उत्पन्न करते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है, हास। तो 1 मार्क तो इस भाव का ही है, तो अच्छे से इसका भाव लिख देना, जो भी रस आपके हैं उसका भाव जो है वो आपको जरूर लिखना है। उसके बाद आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, उपमा और अलंकार, उपमा या रूपक, दोनों में से किसी एक का। तो उपमा अलंकार क्या है, उपमा का अर्थ होता है किसी को मापना या तोलना, जहां पर 2 अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को रूप, गुण, धर्म, आकृति के व प्रभाव की दृष्टि से अंतर रहते हुए भी समानता दिखाई जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार में क्या करते हैं, किसी चीज की उपमा करवाते हैं, यानी कोई एक चीज का दूसरी चीज से क्या करवाते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे संसार सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब आपको एक जो है उदाहरण वो अच्छे से याद रखना है, एक नहीं 2 ही याद रख लेना, ताकि अगर एक भूल जाओ तो दूसरा याद रहे। ठीक है, तो 2 उदाहरण याद कर लेना, और जितने भी आपको आपके कोर्स में जो अलंकार जो गिवन है उनकी परिभाषा अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है रूपक अलंकार, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान, उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इस चीज को भी समझ लो। उपमेय होता है जिसकी तुलना करते हैं, जैसे आपने मेरी तुलना किसी और से की तो मैं हो गया उपमेय, जिससे तुलना कर रहे हो वो होता है उपमान। तो उपमेय और उपमान जो है उनमें कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच का जो अंतर है वो क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर तो क्या कर रहे थे, अंतर कर रहे थे कि भाई तुम ऐसे हो वो ऐसा है, 2 चीजों के बीच में अंतर कर रहे हैं। जैसे हम सागर सा गंभीर हृदय, हृदय को कैसा बताया, सागर के जैसा गंभीर बताया है। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, और जो
मन है उसको किससे बताया, पहाड़, जो मतलब पहाड़ है उससे बताया। तो मन और पहाड़ के बीच का क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज हो गई। और यहाँ पर हम हृदय का सागर के साथ, मतलब जितना हृदय बड़ा होगा, दिल अपना बड़ा रखोगे, सागर जितना बड़ा, ऐसा बात बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, कंपेयर कर रहे हैं। जबकि उपरूपक में क्या होता है, जो भी आप जिसकी भी जिससे तुलना कर रहे हो उन दोनों के बीच में अंतर खत्म कर देते हो और दोनों में क्या बता देते हो कि कोई अंतर ही नहीं है। तो इसके लिए आप जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, जो राम रतन है, जो राम का नाम है उसको धन के समान बता रहे हो। मतलब दोनों में एक तो राम जी का नाम, राम जी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि राम जी को बहुत अच्छा दर्जा दिया जाता है। उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, धन से, कि राम का जो नाम है उसको हम धन से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, भेद ही कंप्लीट खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार। तो इस तरह से आपको अलंकार की परिभाषा लिखनी है और एक एक उदाहरण लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक पिक करना है, मैंने दोनों लिख दिए थे। सोठा रोला की परिभाषा देते हुए आपको क्या करना है, उनका एक उदाहरण बताना है। सोठा छंद क्या होता है, सोठा एक मात्रिक छंद होता है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें विषम चरण जो होते हैं उनमें 11-11 मात्राएं होती है और सम चरण जो होते हैं यानी कि द्वितीय और चतुर्थ उसमें 13-13 मात्राएं होती है। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है, ये परिभाषा है। नेक्स्ट है, इसका कोई भी एक उदाहरण आप लिख सकते हो। जो सुमृत सिद्धि होए गणनायक कबीर करीबर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं, आपको जो भी इजी लगता है आप एक याद कर लेना। नेक्स्ट सोठा या फिर रोला, दोनों में से एक करना है। सोठा हो गया, अब देखते हैं रोला। रोला क्या है, रोला एक प्रकार का छंद है और रोला छंद में कुल कितनी होती है, 24 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार के छंद में सम चरणों में जैसे दूसरी और चौथी में प्रत्येक में 13-13 मात्राएं होती है और विषम चरणों में पहली और तीसरी में प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं, ठीक है, मात्राएं होती हैं। रोला छंद एक क्या है, मात्रिक छंद है। इसका भी एक उदाहरण है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्योंकि 7 और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन थे हमने वहीं पर ही सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे सिंपल और आप इजीली कर सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण सबसे पहले आपको पॉइंट्स रखने हैं, कौन कौन से, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या और इससे हानियां, समस्या का समाधान एंड उपसंहार। देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखने हैं। ध्यान रखना कि प्रस्तावना में हमको बताना होता है कि क्या चीजें हैं, कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, आप ये सारी चीजें प्रस्तावना में लिख सकते हो। तो आज का मानव जो है औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं मशीन का एक क्या बन गया है, ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है, वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान ही नहीं रख पाता है। और अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है कि प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की और आजकल सभी देशों का ध्यान जो है केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बहु चुनौती जो है वो पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो गया, प्रदूषित हो चुका है। इसीलिए व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ देते हैं और उसको दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने से क्या हो जाता है, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार बहुत सारे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। वायु से कैसे कैसे हो सकता है कि जो हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण से वायुमंडल में विशेष अनुपात में उपस्थित आवश्यक है। वायुमंडल में क्या हो गया है, संतुलन बिगड़ गया है। वायु में अनेक हानिकारक जो गैसें हैं वो प्रदूषित कर रही हैं वायु को। नेक्स्ट है जल प्रदूषण, जो है जल को जीवन कहा जाता है, फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला जो है वो बाहर आकर नदियों में जलकर आ जाता है। इससे जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है, भयानक बीमारियां हो जाती हैं। फिर आप जल से जो भी बीमारियां हो सकती है वो भी लिख सकते हो उदाहरण के लिए, जिससे लोगों का जीवन क्या है, खतरे में पड़ गया है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या क्या हो रहा है भाई, वैज्ञानिक प्रगति पैदा हो रहे हैं। मोटर कार, ट्रक और आदि जितने भी हैं उनके जो लाउड स्पीकर की ध्वनि है उनसे भी हमारा क्या है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मानसिक विकृतियां और ये तीव्र क्रोध, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, ये सारी समस्याएं जो है होना स्टार्ट हो गई है। रेडियोधर्मी से परीक्षण जो है उन पर जोर दिया जा रहा है। तो परीक्षण जो है वो निरंतर होते रहते हैं। इसके कारण विस्फोट से रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं संपूर्ण वायुमंडल में फैल रहे हैं और अनेक प्रकार के जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। इसी तरह से रासायनिक प्रदूषण जो है, अवशिष्ट पदार्थ हैं वो सारी चीजें जो है जल में बहा दी जाती हैं। रोगनाशक और कीटनाशक दवाइयां हैं, रासायनिक खादों का स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हो गया आपके प्रकार। नेक्स्ट आता है प्रदूषण की समस्या और इससे हानियां। हानियां क्या क्या हो रही हैं भाई, हानि जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण से विश्व के सम्मुख प्रदूषण को समस्या पैदा कर दी गई है। धुएं, विषैले कचरे, मतलब प्रदूषण के बारे में तो आप भर भर के लिख सकते हो। ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हैं
इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। 4 नंबर पे क्या लिखना, अब इसका समाधान, क्या क्या समाधान करने चाहिए। तो आप चाहो तो समाधान के लिए आप पॉइंट्स में भी बना सकते हो, भाई वृक्ष लगाने चाहिए, और जो ध्वनि से होने वाले जो प्रदूषण है उनको रोकने के लिए आपको कई कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, धुएं जो हैं उन सब मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। फैक्ट्रियों को शहर से थोड़ा दूर स्थापित करना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से नियंत्रण करने की उचित कदम उठाए जाने चाहिए। मतलब जो भी आप सॉल्यूशन दे सकते हो वो सारे आपको समाधान यहाँ पे लिखने हैं, चाहो तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो इनको। नेक्स्ट है उपसंहार में, लास्ट में आपको बताना होता है कंक्लूजन की हमें क्या क्या और चीज कर सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूकता है और उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। ये आपको याद रहता है उस टाइम तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज रहने देना। इस अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो गठित किया गया था और इस प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने के दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। उपसंहार में आप बता सकते हो कि क्या क्या किया गया है सरकार द्वारा और क्या क्या कर सकते हैं और चीजें। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाए और जन सामान्य में वृक्षारोपण जो है वो उत्साहित किया जाना चाहिए। प्लस आप एक और भी चीज बता सकते हो कि जो जनता है उनको भी अलग अलग कदम उठाने चाहिए। सभी को क्या करना चाहिए, अच्छे शुभ अवसर पर कम से कम एक पेड़ जो है वो अवश्य लगाना चाहिए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने के उद्योग जो है नगरों से बाहर स्थापित करने चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमको प्रदूषण को रोकने के लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा जो यूपी बोर्ड जो है वो हमने हिंदी का पेपर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है यूपी का, इसको अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो ही आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ें जो है आपको आते हुए भी आप मिस कर लोगे। जैसे संदर्भ है, व्याख्या करनी है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर जो है आप देख के जाना कि किस किस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। जो आपको मॉडल पेपर दिया गया है इसका काम ही यही है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे आएंगे, चेंज हो जाएंगे, सारी चीज़ें आपके लिए चेंज ही होंगी, ऐसा तो उठ के सीधा सीधा नहीं आएगा, लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले। भाई जैसे संस्कृत वाला जो क्वेश्चन था, जो हिंदी अनुवाद करना है, हम काफ़ी बच्चे हिंदी अनुवाद ही करके आ जाते, ऊपर जो पढ़ा हुआ था संदर्भ वो दिखता ही नहीं, तो नंबर कट जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पढ़ के फिर उनके आंसर्स देने हैं, तो प्रैक्टिस करना। अभी पेपर जब आपका हो जाए उसके बाद फिर से सिर्फ और सिर्फ पेपर उठाना, सॉल्यूशन छोड़ के सिर्फ पेपर लेना और पेपर में देखना कि क्या क्या क्वेश्चन है। एक बार खुद से और अच्छे से क्वेश्चन को समझना कि हाँ भाई किस चीज़ में क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।